जैसे धनबाद बोकारो लोकसभा ही देख ली, 15 बार के ये सांसद रह चुके हैं पीएन सिंह जी, और 15 बार के सांसद होने के बावजूद जो धनबाद रेल मंडल है, उस रेल मंडल से पिछले 15 साल में एक पैसेंजर ट्रेन नहीं मिला, नया पैसेंजर ट्रेन एक भी नहीं चलती है धनबाद से। तो ये सवाल है ना कि धनबाद रेल मंडल देश का सबसे बड़ा आय देने वाला रेल मंडल है भारत सरकार को, और उसके बावजूद आप एक पैसेंजर ट्रेन नहीं दिलवा सकते हैं। बोलते इंडिया में आईफोन बनता है, सर इंडिया में आईफोन का चिप्स नहीं बनता ना, तो सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री बनती है। मैं तो यही बोल रहा था ना, आप बात करिएगा सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री का, आप बात करिएगा स्पोर्ट इंडस्ट्री का, आप बात करिएगा वंदे भारत एक्सप्रेस का, बुलेट ट्रेन का, ये सब कुछ का। तो एक चीज, पहला सवाल ये है कि सारा चीज आप गुजरात में क्यों करिएगा? वर्ल्ड कप ओपनिंग सेरेमनी होता है गुजरात में करते हैं, आप क्लोजिंग सेरेमनी करते हैं वो गुजरात में करते हैं। तो टूरिज्म का इंडस्ट्री का सारा फायदा आप क्यों गुजरातियों को देना चाहते हैं? क्या बिहार, झारखंड, यूपी और साउथ के जो स्टेट्स हैं उनको ये हक नहीं मिलना चाहिए था? देश सबका है ना, प्रधानमंत्री आप पूरे देश के, आप एक राज्य के प्रधानमंत्री नहीं है। कि जब 80 करोड़ तक राशन पहुंच रहा है तो इतना भयंकर भूखमरी देश में क्यों है? क्यों हम अफ्रीका के तंजानिया और जिम्बाब्वे और केनिया और युगांडा जैसे कंट्री के कंपैरिजन में खड़े हैं? जो गैस सिलेंडर इन्होंने एक बार दिया, उसके बाद दोबारा उस सिलेंडर को भराने का पैसा तक नहीं है। जो गैस सिलेंडर यूपीए सरकार में 450-500 रुपए का था, वो आज गैस सिलेंडर 1100 रुपए का बिक रहा है। मैं बता रहा हूँ ना, अभी एक इंडिया टुडे का डाटा है जिसमें अगर आप 100 रुपए से ज्यादा कमाते हैं तो देश के 70 करोड़ आबादी से आप ज्यादा आय है आपका पर डे का। तो जिसका आपको अमीर समझेगा, वो अमीर समझेगा। और अगर आप 10,000 रुपया महीना का कमाते हैं तो आप 90% इंडियन से अमीर है, हिंदुस्तानियों से अमीर है। तो ये तो दुर्दशा है। तो जो 100 रुपया दिन का कमा रहा है वो 1100 रुपया का सिलेंडर कैसे भरवाएगा? आप झारखंड में ही है ना, इस 10 वर्षों में एक बार हमको बता दीजिए कि कहाँ पे अपने यूनिवर्सिटीज खोली 10 साल में, कभी तो झारखंड का नंबर आया होगा, बारी आया होगा। ये बोलते हैं कि हम शौचालय हमने बनाया है स्वच्छ भारत अभियान के तहत। सर 95% शौचालय स्वच्छ भारत अंतर्गत बनाए गए शौचालय में पानी नहीं है, ये भी रिपोर्ट है। आपने ये कहा था कि हम मेक इन इंडिया, मेड इन इंडिया, तो उसका क्या हाल है? दुर्दशा है। जहाँ 75% एमएसएमई बंद हो जाती है तो बेरोजगार लड़का जो एक होप में था कि हम स्टार्टअप करेंगे, हम अपना खुद का कुछ उद्योग खड़ा करेंगे और उसी से हम रोजगार देंगे 10 को, तो वो तो हिम्मत भी नहीं जुटा पा रहा है ना। और जो लोन्स की बात कर रहे हैं सर, मैं कहना चाहूँगा कि आप 16 लाख करोड़ रुपया कॉर्पोरेट का माफ़ कर सकते हैं। आप अडानी जैसे आदमी का 50,000 करोड़ का जीएसटी फाइन माफ़ कर सकते हैं, पर आप किसी एमएसएमई को लोन तो बहुत दूर की बात है, आप उसको खड़े होने के लिए बेसिक अमाउंट भी देने का, मुद्रा लोन योजना का क्या दुर्दशा हुआ पूरा भारत में देख रहे हैं। चुनाव आप अपने मुद्दे पर लड़िए, चुनाव अपने लड़ाई जो आपने पिछले 10 वर्षों में जो आपने काम किया उस पर लड़िए। हिंदू मुस्लिम और मंगलसूत्र और मस्जिद और मंदिर, ये सब पे चुनाव लड़ने की क्या आवश्यकता पड़ी? क्यों उनको मछली खाने और मटन खाने वालों से परहेज होने लगा? आगामी लोकसभा चुनाव को लेकर झारखंड के सियासी गलियारों में उठापटक जारी है। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि झारखंड में 14 संसदीय क्षेत्र है, जिसमें चौथे चरण में यानी कि 13 मई को 4 सीटों पर जो है मतदान हो गया और मतदान प्रतिशत भी लगभग अच्छा रहा, 66% के आसपास। बाकी मैं अभी धनबाद संसदीय क्षेत्र के बोकारो विधानसभा में हूं और मेरे पीछे देख लीजिए एक छोटा सा ऐसे ही बाजार लगा हुआ है। तो यहाँ पर बहुत सारे लोग जमा हैं, तो जानने का प्रयास करेंगे कि आखिर बोकारो के मतदाता इस बार क्या फिर से भाजपा पे भरोसा करेगी या इस बार धनबाद में बदलाव होने वाला है। यहाँ के मतदाता से जानते हैं कि नरेंद्र मोदी जी का फैक्टर कितना काम करेगा ढुल्लू महतो के साथ, अनुपमा सिंह के साथ जो है राहुल गांधी जी और इंडी गठबंधन में तमाम बड़ी बड़ी जो पार्टियां हैं उनका फैक्टर कितना यहाँ पर काम करेगा। एक यहाँ पे युवा हैं, इन्हीं से शुरू करते हैं। दादा जोहार और नमस्कार। जोहार, आपको भी बहुत बहुत जोहार। क्या नाम हुआ आपका? कैशव रजा। कैशव जी, चुनाव का माहौल है और आप युवा हैं, तो युवा को बहुत ही सोच समझ के मतदान करना चाहिए और करते भी हैं। तो हम लोग जहाँ जाते हैं सब यही कहता है कि नरेंद्र मोदी जी का फैक्टर चलेगा, ढुल्लू महतो जी जीत जाएंगे। इस पे क्या कहना चाहिएगा? नरेंद्र मोदी जी का फैक्टर चलेगा तो फिर वो एक सीट पर इतना रिवर्स इंजीनियरिंग क्यों कर रहे हैं? वो तो अपने मुद्दों पर चुनाव लड़ लेते ना। वो चुनाव लड़ते अपने काम पर, जिन्होंने पिछले 10 वर्षों में जो इन्होंने काम किया उन काम पर चुनाव लड़ते। वो फिर हिंदू मुस्लिम और मंगलसूत्र और मस्जिद और मंदिर, ये सब पे चुनाव लड़ने की क्या आवश्यकता पड़ी? क्यों उनको मछली खाने और मटन खाने वालों से परहेज होने लगा? अरे देश इंडिपेंडेंट है, एक लोकतांत्रिक देश है, संविधान है, संविधान हर किसी को अपने हिसाब से पहनने, खाने, ओढ़ने का एक हुकूक और एक हक अधिकार देता है। तो उस पर आपके निजी मंचों से एक प्रदेश के प्रधानमंत्री, एक दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र वाले देश के प्रधानमंत्री अगर इस तरह से अपने भाषणों में इस स्तर पर उतर आएगा, वो शोभा नहीं देता है। और चुनाव आप अपने मुद्दे पर लड़िए, चुनाव अपने लड़ाई जो आपने पिछले 10 वर्षों में जो आपने काम किया उस पर लड़िए। आप ध्यान भटकाने का काम क्यों कर रहे हैं?
युवा ऐसा तो नहीं है ना, देश का युवा देख नहीं रहा। देश का युवा जब सब कुछ पढ़ लिख रहा है, देश का युवा जब आगे बढ़ रहा है, पढ़ रहा है, लिख रहा है। आप ही बोल रहे हैं कि हमारे कार्यकाल में हर दिन हर हफ्ते एक यूनिवर्सिटी बन रही थी। आप ही कह रहे थे कि हमारे कार्यकाल में हर तीसरे दिन एक पॉलिटेक्निक कॉलेज खुल रहा है, हर दिन एक ITI का इंस्टीट्यूट खुल रहा है। ITI नॉट IIT, एक ITI का इंस्टीट्यूट खुल रहा है। हर साल एक नया एम्स खुल रहा है। तो सर हम बताते हैं कि झारखंड में ही है ना, पिछले 10 वर्ष में आप हैं, आप झारखंड में ही है ना, इस 10 वर्षों में एक बार हमको बता दीजिए कि कहाँ पे अपने यूनिवर्सिटीज खोली। अरे 10 साल में कभी तो झारखंड का नंबर आया होगा, बारी आया होगा। तो आप गिनाइए हमको थोड़ा सा, चल के हम लोग गिनने को। एम्स खुला है देवघर में सर, एम्स खुला है तो वही दरभंगा वाला हाल हो जाएगा। दरभंगा वाला हाल लगा। एम्स अभी आपने शिलान्यास कर दिया, आपने एक उस पर एक बुनियाद रख दी। एम्स उद्घाटन हो गया है एम्स, तो ठीक है, चलिए अब उसको एक हुआ, चलिए एक बात हुई। यहाँ झारखंड में मूलतः बहुत सारी समस्याएं हैं। सबसे बड़ी समस्या पलायन की है, पलायन की है, बेरोजगारी की है, भयंकर बेरोजगारी की है। अगर पूरे देश में आप देखिएगा तो 83% जो ILO का रिपोर्ट आता है, 83% बेरोजगारी दर भारत देश का है। उसमें आप झारखंड को ही देखिएगा तो देखिए झारखंड कम्प्लीटली डिपेंडेंट ऑन पब्लिक सेक्टर यूनिट्स है, क्योंकि यहाँ माइनिंग होती है और इन्हीं पब्लिक सेक्टर यूनिट्स में ही झारखंड के नौजवान युवाओं को नौकरियां नहीं मिल रही है। भारत सरकार ना तो इन पब्लिक सेक्टर यूनिट्स में नौकरी कर। अगर मैं बता दूँ, गेल्स, ONGC है, BSL है, सेल है, भेल है, गेल है, HPCL है, IOCL है, ये तमाम पब्लिक सेक्टर यूनिट्स भारत सरकार के अधीन आती है। और इन्हीं 10, अगर आप गिन लीजिएगा ना, इन्हीं 10 पब्लिक सेक्टर यूनिट्स में 7.5 लाख नौकरियां नहीं, मतलब 7.5 लाख नौकरियां वैकेंट है। ये चाहे तो तुरंत उसको भर सकते थे, पर भर नहीं रहे ना। और ये नौकरियों का लाभ किसको मिलता है? सीधे यहाँ के नौजवानों को मिलता है, यहाँ के विस्थापित नौजवानों को मिलता है, यहाँ के मजदूर के जो लड़के मजदूरी कर रहे हैं उन लड़कों को मिलता है। मजबूरन लड़के ग्रेजुएशन कर करके 10,000 8,000 की नौकरी या तनख्वाह पे काम करने को मजबूर है। ये तो सरासर एक तरह से शोषण है ना, और ये शोषण नौजवान युवा देख रहा है। और उसी को देखते हुए मद्देनजर युवा सोच समझ के मतदान कर रहा है। और वही मतदान, जब युवा सोच समझ के मतदान कर रहा है तो मोदी जी बौखलाए हुए हैं। मोदी जी तो कह रहे हैं कि आप युवाओं को जो है स्टार्टअप इंडिया के तहत जो है रोजगार खोलना चाहिए, पकौड़ी भी तल सकते हैं, ठेला लगाइए, अपना कुछ स्टार्टअप कर सकते हैं, लोन भी सरकार के द्वारा दिया जाता है, MSME के द्वारा भी आप काम शुरू कर सकते हैं। तो सरकारी ही काम मिले तभी उसको बोलिएगा, काउंट कीजिएगा आपकी मोदी जी रोजगार दे रहे हैं। मैं कह रहा हूँ कि आप सरकारी, चलो आप सरकारी नहीं दे पा रहे हो, आप प्राइवेट सेक्टर की जब बात कर रहे हो ना, MSMEs करिए, स्टार्टअप इंडिया करिए। तो हालात तो ये है कि स्टार्टअप इंडिया और MSME के अंदर देश के 75% MSME बंद पड़ चुकी है। आपने जिस तरह से गलत लॉकडाउन लगाया, जिस तरह से आपने इंटेंटिवली लॉकडाउन, तुरंत लॉकडाउन लगाया, बिना कोई प्लानिंग का लॉकडाउन लगाया, उसके बाद आप उसके ऊपर GST का मार, फिर डिमोनेटाइजेशन कर देते हैं। एकदम बिल्कुल आपकी कोई प्लानिंग नहीं है, इकोनॉमी की आपकी बिल्कुल समझ नहीं है। भारत के जैसे एक इनफॉर्मल सेक्टर है भारत, यहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग अभी मतलब मैन्युफैक्चरिंग उतना होती नहीं है हमारे यहाँ। बेसिकली हम लोग कंज्यूमर मार्केट है। आपने ये कहा था कि हम मेक इन इंडिया, मेड इन इंडिया, तो उसका क्या हाल है? दुर्दशा है। जहाँ 75% MSME बंद हो जाती है तो बेरोजगार लड़का जो एक होप में था कि हम स्टार्टअप करेंगे, हम अपना खुद का कुछ उद्योग खड़ा करेंगे और उसी से हम रोजगार देंगे 10 को, तो वो तो हिम्मत भी नहीं जुटा पा रहा है ना। और जो लोन्स की बात कर रहे हैं सर, मैं कहना चाहूँगा कि आप 16 लाख करोड़ रुपया कॉर्पोरेट का माफ़ कर सकते हैं। आप अडानी जैसे आदमी का, आप उद्योगपति का 50,000 करोड़ का GST फाइन माफ़ कर सकते हैं, पर आप किसी MSME को लोन तो बहुत दूर की बात है, आप उसको खड़े होने के लिए एक बेसिक अमाउंट भी देने का, मुद्रा लोन योजना का क्या दुर्दशा हुआ पूरे भारत में देख रहे हैं। 50,000 से कोई MSME खड़ी नहीं होती है। कैफ जी, सबसे बड़ी बात यह है कि नरेंद्र मोदी अपनी उपलब्धियों में गिनाते हैं कि हम लोग जो है 80 करोड़ लोगों को मुफ्त में राशन दे रहे हैं। उनका इस बार जो संकल्प पत्र निकला है, मैनिफेस्टो, उसमें पहला ही लाइन है कि अगले 5 साल तक फिर हम लोग जो है मुफ्त में राशन देंगे। उसके बाद उज्ज्वला योजना के तहत 10 से 12 करोड़ महिलाओं को गैस चूल्हा सिलेंडर मिला है। 4 करोड़ के आसपास लोगों को जो है आपको प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत आवास मिला है। इसी तरह स्वास्थ्य भारत मिशन योजना के तहत शौचालय लोगों को मिला है। तो इस प्रकार की तमाम जो उपलब्धियां हैं नरेंद्र मोदी जी की है। तो इस कैसे कह रहे हैं कि नरेंद्र मोदी जी का फैक्टर नहीं चलेगा? एक एक करके बहुत जवाब दे देता हूँ। सबसे पहले आप बोले कि उनको 80 करोड़ लोगों तक राशन पहुंचा है, तो एक जब 80 करोड़ तक लोगों तक इन्होंने राशन पहुंचा दिया है, तो एक जो डाटा, इंटरनेशनल डाटा आता है, उसमें ये कहती है हंगर इंडेक्स, जो पूरे इंटरनेशनल तमाम देशों की एक इंडेक्स जिसमें भुखमरी के दर नापा जाता है, उस भुखमरी दर में 125 देशों में भारत का स्थान 111वां है। 111वां 125 देशों में।
में, और हमसे बेटर पोजीशन में पाकिस्तान और बांग्लादेश जैसी कंट्रियां हैं। तो हम 111वां 125 में 111वां स्थान रखते हैं और आप 80 करोड़ लोगों तक राशन पहुंचा दे रहे हैं। तो मेरा सवाल देश के प्रधानमंत्री मोदी जी से ये है कि जब 80 करोड़ तक राशन पहुंच रहा है तो इतना भयंकर भूखमरी देश में क्यों है? क्यों हम अफ्रीका के तंजानिया और जिम्बाब्वे और केनिया और युगांडा जैसे कंट्री के कंपैरिजन में खड़े हैं? जब इतना तरक्की हो रहा है देश में, इतने लोगों को रोजगार मिल रहा है, लगातार लोगों को आप जो बोले विश्व गुरु भारत, अमृत काल चल रहा है, शाइनिंग इंडिया और मेक इन इंडिया और ये इंडिया वो इंडिया, स्टार्टअप इंडिया, तो ऐसे तमाम जो नए नए सगुफे ये जो छोड़ते हैं, तो उस सगुफे में मैं पूछना चाहता हूँ कि जब इतना डंका बज रहा है तो हमारा आपका बैंड क्यों बजा हुआ है? आम जनता का बैंड क्यों बजा हुआ है? पब्लिक सेक्टर यूनिट का बैंड क्यों बचा हुआ है? क्यों पब्लिक सेक्टर यूनिट में वैकेंसीज नहीं है, नौकरियाँ नहीं है? आपने BSNL का क्या हाल कर दिया? मैं दूसरी बात, आप एक चीज़ बोल रहे थे कि आपने एक सवाल किया था कि उज्ज्वला योजना को अंतर्गत, तो उज्ज्वला का हाल देख लीजिए। जो गैस सिलेंडर इन्होंने एक बार दिया, उसके बाद दोबारा उस सिलेंडर को भराने का पैसा तक नहीं है। जो गैस सिलेंडर यूपीए सरकार में 450-500 रुपये का था, वो आज गैस सिलेंडर 1100 रुपये का बिक रहा है। तो एक आम आदमी जो देश का मैं बता रहा हूँ ना, अभी एक इंडिया टुडे का डाटा है जिसमें अगर आप 100 रुपये से ज़्यादा कमाते हैं तो देश के 70 करोड़ आबादी से आप ज़्यादा आय है आपका पर डे का, तो जिसका आपको अमीर समझेगा, वो अमीर समझेगा। और अगर आप 10,000 रुपया महीना का कमाते हैं तो आप 90% इंडियन से अमीर है, हिंदुस्तानियों से अमीर है। तो ये तो दुर्दशा है। तो जो 100 रुपया दिन का कमा रहा है वो 1100 रुपया का सिलेंडर कैसे भरवाएगा? और उज्ज्वला योजना की ये बात करते हैं आपका, आप ये बोलते हैं कि हम शौचालय हमने बनाया है स्वच्छ भारत अभियान के तहत। सर 95% शौचालय स्वच्छ भारत अंतर्गत बनाए गए शौचालय में पानी नहीं है, ये भी रिपोर्ट है। 95% शौचालयों में पानी नहीं है स्वच्छ भारत अभियान के अंतर्गत बनाया हुआ। और ये उन्होंने स्वच्छ भारत अभियान, इन्होंने यूपीए सरकार का निर्मल भारत अभियान जो एक चल रहा था उसी के स्कीम को इन्होंने कॉपी कैट किया और स्वच्छ भारत अभियान, तो ये कॉपी कैट वाला सिस्टम इनका। कोई भी चीज़ इन्होंने फॉर्मल और इनफॉर्मल सेक्टर में ध्यान नहीं दिया, ना कि इंडिया में मैन्युफैक्चरिंग हो। आज आप देख लीजिए चीन के साथ लगातार हमारा जिस तरह का हमारा बॉर्डर डिस्प्यूट चल रहा है, हमारी सेनाएं लगातार उसके साथ पेट्रोलिंग को लेकर क्लैशेस हो रही है चीन की सेना के साथ, और उसके बावजूद भारत की सरकार चीन के साथ व्यापार में पिछले 2-3 वर्षों में आप देखिएगा कि उनका आयात और हमारा निर्यात बहुत ज़्यादा ये हो गया। वो लगातार आयात कर रहे हैं हमें और हम उनसे लगातार निर्यात कर रहे हैं। उसका कंपैरिजन जो है ना इंपोर्ट एक्सपोर्ट का भारत और चीन के बीच में बहुत डिसबैलेंस है। हम उतना एक्सपोर्ट नहीं कर रहे जितना वो हमें एक्सपोर्ट और हम उनका इंपोर्ट कर रहे हैं। तो ये तो सवाल होगा ना कि आपने अपने MSMEs को, घरेलू उद्योगों को उठाने के लिए क्या किया? आपने तो बस असेंबली लाइन बिछा दिया। बोलते इंडिया में आईफोन बनता है। सर इंडिया में आईफोन का चिप्स नहीं बनता, ना तो सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री बनती है। मैं तो यही बोल रहा था ना, आप बात करिएगा सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री का, आप बात करिएगा स्पोर्ट इंडस्ट्री का, आप बात करिएगा वंदे भारत एक्सप्रेस का, बुलेट ट्रेन का, ये सब कुछ का। तो एक चीज़, पहला सवाल ये है कि सारा चीज़ आप गुजरात में क्यों करिएगा? आप पहला ओपनिंग सेरेमनी, जो वर्ल्ड कप ओपनिंग सेरेमनी होता है गुजरात में करते हैं, आप क्लोजिंग सेरेमनी करते हैं वो गुजरात में करते हैं। तो टूरिज्म का इंडस्ट्री का सारा फायदा आप क्यों गुजरातियों को देना चाहते हैं? क्या बिहार, झारखंड, यूपी और साउथ के जो स्टेट्स हैं उनको ये हक नहीं मिलना चाहिए था? देश पूरा आप सबका है ना, प्रधानमंत्री आप पूरे देश के, आप एक राज्य के प्रधानमंत्री नहीं है, आप पूरे देश के। वंदे भारत की शुरुआत भी वहीं से हुई थी। वंदे भारत की शुरुआत वहीं से हुई थी, ठीक है ना। बुलेट ट्रेन की पहली पटरी भी आप वहीं बिछाते हैं। और आप जब बिहार झारखंड आते हैं तो आप बस यही बोलते हैं कि मैं गरीब हूँ, गरीब का बेटा हूँ, और वो देखो मटन खा रहा है, वो देखो मछली खा रहा है। तो ये जो डाइवर्जन पॉलिटिक्स है ना, तो झारखंड के युवा समझ चुके हैं और झारखंड के युवा लगातार आपसे सवाल कर रहे हैं। तो इसी सवाल को बचने के लिए आप वापस जब आइएगा झारखंड में, तो आप वही मंचों से आपको देखिए कभी मंगलसूत्र, कभी मुस्लिम, कभी हिंदू, कभी कुछ, यही उनका टैक्टिक्स रहा है। अब पिछले 10 वर्षों में यही रहा है। झारखंड के जो मुद्दे हैं ना वो बहुत ही अलग है पूरे देश के मुद्दों से। यहाँ का सरना कोड, यहाँ के स्थानीय मुद्दे, यहाँ के पब्लिक सेक्टर यूनिट्स, यहाँ के जल जंगल जमीन की जो बात है ना, जो राहुल गांधी जी या जो यूपीए सरकार, जो कांग्रेस की गवर्नमेंट लगातार कर रही है ना, उस पर वो बात नहीं कर रहे हैं। वो बात करें, अभी मैं बता दूं कि अर्जुन मुंडा जी सांसद रहे खूंटी से, उसके बाद वो मिनिस्टर रहे हैं, 3 बार मुख्यमंत्री भी रहे हैं, मिनिस्टर भी रहे, सेंट्रल गवर्नमेंट में मिनिस्टर है, ट्राइबल अफेयर मिनिस्टर हैं, उसके अलावा वो एग्रीकल्चर मिनिस्टर भी हैं। और उसके बाद झारखंड को ट्राइबल अफेयर होने, ना तो सरना कोड पे बात हुई, ना उन्होंने सदन के पटल पर एक बार भी डिस्कशन में इस चीज़ को रखा, ना सभा क्वेश्चन आंसर में हुआ। इनफैक्ट उन्होंने डिनाई कर दिया कि ऐसा कोई मेरे पास टेबल ही नहीं आया है, ना मेरे पास कोई पेपर आया है। तीसरी चीज़ एक कि एग्रीकल्चर मिनिस्टर होने के नाते झारखंड के किसानों को उन्होंने क्या दिया है?
जबकि झारखंड में आप देखिएगा लगातार स्ट्रॉबेरी की खेती को बढ़ावा दिया जा रहा है, पपाया की खेती को बढ़ाया दिया, जैकफ्रूट की खेती को बढ़ाया, फूलों की खेती, मैरीगोल्ड की खेती को बढ़ावा दिया, जो हम बंगाल से ला रहे थे। आज झारखंड में उसको सरकार कोशिश कर रही है, हेमंत सोरेन जी की सरकार कोशिश कर रही है कि झारखंड में इस चीज़ की उगाई हो। तो भारत सरकार अपने स्तर से किस तरह का कंट्रीब्यूशन दे रही है? वो दूसरे राज्यों के किसानों को इजराइल ले जाके कृषि की तकनीक को सिखा रही है, पर हमारे झारखंड के किसानों के साथ जो है ना पक्षपात है, ये लगातार हम लोग देख रहे हैं। और यही कारण है कि आपको देखने को मिलेगा कि जो चुनावी रैलियां हो रही है मोदी जी की, उस रैलियों में भीड़ भी नहीं मिल रहा है और मुद्दाहीन होकर इनके सांसद और विधायक लगातार पूरे डिपेंडेंट है मोदी जी की पर। मोदी जी ही हमारा नैया पार लगाएंगे। और मोदी जी का नैया है वो गिरिडीह का जो बराका नदी है ना, उस नदी में बराका नदी में फंस चुका है। कैफ जी, मेरा यही अगला सवाल था कि हम लोग लगातार अलग अलग संसदीय क्षेत्र में रिपोर्टिंग कर रहे हैं, तो जहां जा रहे हैं, जैसे गिरिडीह की बात कीजिए या आप धनबाद की बात कीजिए, कोडरमा की बात कीजिए, तो जो वहां के जो वर्तमान समय में सांसद हैं या जिसको भी भाजपा के सिंबल पे टिकट मिला है, वो अपनी बात नहीं रख रहे हैं, झारखंड की समस्याओं पे बात नहीं कर रहे हैं। अब की बार 400 पार मोदी जी। अरे तो मोदी जी के अलावा आपके क्षेत्र की जो समस्या है, आपने कुछ उस पर डेटा तैयार किया है? आप उस पर अपने मतदाताओं के लिए बात कीजिएगा कि नहीं कीजिएगा? कोई बात ही नहीं करता। इस पर क्या कहना चाहिएगा? तो काम करेंगे तब ना बात करेंगे, जब काम ही नहीं करेंगे तो बात क्या करेंगे? दिक्कत यह है ना कि देखिए, झारखंड की जनता समझदार हो चुकी है। झारखंड की जनता पिछले 15 सालों में जिस तरह से ठगी गई है, देखी गई है, लगातार जो पिछले 10 सालों में इनकी जो सरकार रही, 5 साल इनकी डबल इंजन की सरकार रही है। कहीं जैसे धनबाद बोकारो लोकसभा ही देख ली, 15 बार के ये सांसद रह चुके हैं पीएन सिंह जी, और 15 बार के सांसद होने के बावजूद जो धनबाद रेल मंडल है, उस रेल मंडल से पिछले 15 साल में एक पैसेंजर ट्रेन नहीं मिला, नया पैसेंजर ट्रेन एक भी नहीं चलती है धनबाद से। तो ये सवाल है ना कि धनबाद रेल मंडल देश का सबसे बड़ा आय देने वाला रेल मंडल है भारत सरकार को, और उसके बावजूद आप एक पैसेंजर ट्रेन नहीं दिलवा सकते हैं। तो ये सवाल है कि आपने विकास, आप लगातार धनबाद में जो पॉल्यूशन की समस्या वो बनी हुई है, पानी की समस्या बनी हुई है, और बीएसएल जो है स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया जो सेल का बीएसएल प्लांट है, उसमें लगातार जो विस्थापित मजदूर है उनकी समस्या बरकरार है। बीजीएच आज इतना बड़ा हॉस्पिटल होने के बावजूद वो ठप पड़ा हुआ है, उसमें अच्छे डॉक्टर्स नहीं है। बीजीएच के पास एक अपना खुद का एम्बुलेंस तक नहीं है। अगर यहाँ का कोई कर्मचारी को इमरजेंसी में कोलकाता रेफर करना पड़ जाए, किसी और राज्य को रेफर करना पड़ जाए, तो बीएसएल के पास तो अपना, बीजीएच के पास अपना खुद का एक एम्बुलेंस नहीं है। ये तो दुर्दशा करके रखा है। और इनके विधायक जो वर्तमान के अभी बोकारो के विधायक है भाजपा के, वो बिरंची नारायण जी, चलिए मैं नाम ही ले लेता हूँ, बिरंची नारायण जी। आप इनके लीडर्स का विजन देख लीजिए, इनके लीडर्स का विजन देख लीजिए। एक लीडर अगर एक जनप्रतिनिधि होता है, उसका विजन होना चाहिए कि मैं जनता को एक अच्छा स्वास्थ्य सेवा कैसे दिला सकूं, ठीक है ना। उनका ये होना चाहिए कि भाई झारखंड बोकारो में सदर अस्पताल है, बोकारो में बीजीएच ऑलरेडी है, तो भाई आपके पास डीएमएफटी का फंड है, आपके पास सेंट्रल गवर्नमेंट का जो सेंट्रल स्पेशल असिस्टेंस आता है उसका फंड है, आपके पास नीति आयोग का एक फंड आता है, वो फंड है। तो और बोकारो में बताओ, बोकारो धनबाद दोनों झारखंड के 24 जिला में से 23 ऐसे जिले हैं जो अति पिछड़े हैं, मतलब बैकवर्ड ऑफ द बैकवर्ड डिस्ट्रिक्ट्स होते हैं। तो बैकवर्ड ऑफ द बैकवर्ड में बोकारो धनबाद भी है। नीति आयोग उसको एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट भी मानती है। इसके बावजूद यहाँ के वर्तमान विधायक क्या करते हैं कि मल्टी स्पेशलिटी अस्पताल बनाते हैं प्राइवेट में। अच्छा, ठीक है ना, प्राइवेट में। और वो ऑन कैमरा वो कहते हैं कि ये मेरा ड्रीम प्रोजेक्ट है, ये मेरा ड्रीम प्रोजेक्ट है कि बोकारो के निवासी को कहीं बैंगलोर, कलकत्ता और कर्नाटका या तमिलनाडु ना, चेन्नई ना जाना पे, वो बोकारो में अपना इलाज कराए। तो मैं पूछना चाहता हूँ विधायक महोदय से कि ये जो इलाज करवाएंगे, इसका जो खर्चा होगा, ये जो रीच है, ये जो कौन ऐसे लोग होंगे जो वहाँ पे इलाज करा पाएंगे? वही 5%, वही 5% जो संपन्न परिवार है। भाई यहाँ के गरीब मजदूर, यहाँ के विस्थापित, यहाँ के नौजवान युवा जो तैयारी कर रहे हैं, जो एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं, किसी तरह भरण पोषण कर रहे हैं, यहाँ के जो आदिवासी मूलवासी हैं, वो कहाँ इलाज करें? वो तो वही सदर अस्पताल और स्वास्थ्य केंद्र जाएंगे। और उन स्वास्थ्य केंद्र और सदर अस्पताल के लिए आपके पास विजन नहीं था। आपने विजन देख लीजिए, एक प्रतिनिधि का विजन क्या है। घोर पूंजीवाद का एकदम है ना, प्राइम एग्जाम्पल है ये, और ये जनता देख रही है। और मैं पूछना होगा ना, पिछले 9 साल में 9 साल हो गया ना इनको, विधायक महोदय को, पिछले 9 साल, विरंची जी को पिछले 9 साल में 9 काम गिना दे, और वो सांसद महोदय पिछले 15 साल का 15 काम गिना दे। और यही हाल पूरे झारखंड के तमाम सांसद विधायक का भाजपा का मिलेगा। कोई कोडरमा के आप देख लीजिए, कोडरमा अनुपन्ना जी को केंद्र की मंत्री रह चुकी है, और जनता जब उनसे ये पूछ रही है कि आप अपना काम बता दीजिए, तो एक काम नहीं, वो मोदी जी पे डिपेंडेंट है। मोदी जी की गारंटी बता रहे हैं, वो मोदी जी की गारंटीज बता रही है। सर 25, आप मोदी जी की गारंटी पे, मोदी जी तो बोले थे कि 2025 तक हम पूरे भारत में तमाम सभी को आवास दे देंगे। 24 खत्म होने हैं, वो कहा 6 महीना, और 24 का भी 6 महीना हो गया। देश में तमाम लोगों को क्या, तमाम जो बीपीएल परिवारों को घर मिल गया, तमाम घरों में पानी पहुंच गया। सवाल तो लगातार वही बरकरार है ना।
बेसिक कमोडिटीज, बेसिक एसेंशियल्स के लिए हम लोग परेशान है। तेल मतलब जो पेट्रोल का कीमत है 100 रुपया पर लीटर है। और मैं बता दूं कि अभी कल का एक मैं इंडियन एक्सप्रेस का न्यूज़ पढ़ रहा था, जो IOCL है, HPCL है, जो पेट्रोलियम कंपनीज है, उन्होंने पिछले वित्त वर्ष में 2023-24 के वित्त वर्ष में 85,000 करोड़ का मुनाफा कमाया है। 85,000 करोड़ का मुनाफा कमाया है और 100 रुपये ये लीटर पेट्रोल बेच रहे हैं। जब यूपीए की सरकार थी तो $100 बैरल था उस समय, तब 75 रुपये का पर लीटर मिल रहा था। आज वही पर बैरल आज 65 to 70 बैरल पर डॉलर है, और उसके बावजूद हमको 100 रुपये लीटर पेट्रोल खरीदना पड़ रहा है। वो तो चुनाव आ गया था 100 रुपये का, चुनाव का तो सेंचुरी पार कर देंगे, 105, 106, 110 चला जाएगा। चलिए एक लास्ट सवाल पूछना चाहूँगा कि अनुपमा सिंह कांग्रेस की प्रत्याशी हैं और ढुल्लू महतो जो कि भाजपा के प्रत्याशी हैं। मोदी जी के आप उपलब्धियों को गिना दिए बढ़िया से, लेकिन इन दोनों के बारे में शॉर्ट में बताइएगा कि इन दोनों को आप किस कैटेगरी में रखना चाहते हैं और इन दोनों को आप कहाँ देखते हैं? देखिए कैटेगरी में, देखिए भाजपा का तो पिछले 15 साल हमने देख लिया, तो इनके तमाम सांसद, विधायक, इनके जनप्रतिनिधि, क्योंकि जो अभी जो भाजपा के जो बने हैं आपके जो सांसद के जो कैंडिडेट बने हैं, ढुल्लू महतो जी, वो विधायक भी रह चुके हैं। 15 साल से विधायक है, तो बागमारा ही कि अपने उपलब्धियों को गिना दे वो, तो उनकी वही उपलब्धियों को देखकर हम लोग वोट कर देते हैं, जनता उसी को देखकर वोट करेगी। तो इनका भाजपा का क्या ना कि भाजपा के तमाम जनप्रतिनिधियों का हाल यही है। और आप देखिएगा कांग्रेस की तरफ, तो कांग्रेस जिस गारंटीज भी बात कर रही है ना, वो दिल को छूने वाला है। जो वो बात कर रही है 1 लाख रुपए पर हर साल एक नौजवान युवा को जो अप्रेंटिसशिप महिलाओं को महालक्ष्मी योजना के तहत 1 लाख रुपया दिया जाएगा, 30 लाख सरकारी नौकरियां दिया जाएगा। इनफैक्ट उन्होंने अगस्त तक का कैलेंडर भी जारी कर दिया कि कब कैसे एग्जाम लिया जाएगा और कब तक ज्वाइनिंग दे दिया जाएगा। हो सकता है चुनावी जुमला हो कांग्रेस का और राहुल गांधी जी का? सर चुनावी जुमला तो देखिए, हालात अब ऐसा हो गया कि अब मोदी जी का वो जो 15 लाख वाला जुमला था ना, उस जुमला के सामने तो सारे जुमले फेल है। इनफैक्ट उसके अलावा भी मैं कहता हूँ कि उस नैया में सवार होकर कोई भी पार्टी अब जुमलेबाजी नहीं कर सकती, आपको डिलीवर करना होगा। देखिए देश में भयंकर बेरोजगारी है, और इसके बाद अगर अब हम लोगों ने, जैसे किसी भी पार्टी ने अगर इस पर अगर टफ स्टैंड नहीं लिया ना, तो देश में जो सुसाइडल रेट है, आज देख लीजिए युवा हर दिन एक 24 युवा सुसाइड कर रहा है, हर घंटे एक लड़का सुसाइड कर रहा है बेरोजगारी से। तो ये एक है ना, भारत जैसे देश के लिए, एक उभरते हुए देश के लिए, जो देश पूरा युवाओं पे है, 60% यूथ है, उस देश के लिए ये आंकड़ा सही नहीं है, ये डाटा सही नहीं है। और इस पर तो मैं चाहूँगा कि अभी जो भी पार्टियाँ जो इस पर, जैसे कांग्रेस पार्टी जिसने अपना वादा किया 30 लाख नौकरी की गारंटीज़ की जो बात की, 25 गारंटीज़ की, न्याय की बात की, युवाओं को न्याय की, महिलाओं को, किसानों को MSP की गारंटी की बात की है, और युवाओं का शिक्षा लोन माफ़ करने का ये पुश युवाओं को चाहिए, उनका शिक्षा लोन माफ होना चाहिए, GST शिक्षा से हटनी चाहिए, अग्निवीर योजना को बंद करिए, और परमानेंट शिक्षा भर्ती थी, परमानेंट जो भर्ती होती थी सेना में, उसको लाइए, ताकि एक पुश मिले, वापस देश पटरी पर आ सके और मैन्युफैक्चरिंग हो सके, लोगों के पास पैसा आए, वो वही जो पैसा आएगा तभी वो खर्च करेंगे। 10-22 पूंजीपतियां देश नहीं चलाएंगे, बिल्कुल 140 करोड़ देशवासी इस देश को चलाएंगे, क्योंकि वोट सबका है, 22 लोगों का वोट से आप नहीं जीत रहे हैं, 140 करोड़ लोगों का, तो उनकी बातों को, उनकी तकलीफों को भी सुनने का कार्य करें। शुक्रिया बातचीत के लिए। तो हमारे साथ कैब जी थे, बहुत ही बढ़िया से और बहुत ही एक्सप्लेन करके डाटा के साथ जो है मोदी जी के उपलब्धियों को और पिछले 10 वर्षों में क्या हुआ है वो बता दिए। सबको जवाब मिल गया होगा। तो अभी 25 मई को मतदान होने वाला है गिरिडीह संसदीय क्षेत्र में। बाकी बातचीत कैसा लगा कमेंट करके बताइए, और फैक्ट के साथ जब बातें होती है, डेटा के साथ बातें होती है तो अच्छा लगता है, आपको भी अच्छा लगा होगा। बाकी धनबाद की जनता किसे अपना सांसद चुनती है उसके लिए हम लोग को 4 जून का इंतजार करना पड़ेगा। जय हिंद, वंदे मातरम, जोहार झारखंड, शुक्रिया।